सिंहासन 32 कहानी की 32 कहानियों के इस श्रृंखला में अभी तक आप लोगों ने 7 पुतलियों के द्वारा सुनाई गई कहानियों को सुना। आज 8वीं पुतली पुष्पवती के द्वारा जो कहानी सुनाई गई उसे आप लोगों को सुना रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक और अंत तक अवश्य सुने। साथ ही अपने आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। 8वीं पुतली पुष्पवती ने राजा भोज को विक्रमादित्य और काठ का घोड़ा कहानी सुनाती है। इस कहानी में भी राजा विक्रमादित्य के साहस और शूरवीरता के बारे में पता चलता है। आप लोग भी इस कथा को अंत तक सुनिए। 8वीं पुतली पुष्पवती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे और कला के पुजारी भी। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का शौक था। वे सुंदर कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को मुंह मांगा दाम देते थे। एक दिन वे अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की विशेषता क्या है। उस आदमी को दरबार में लाने को कहा गया। द्वारपाल के साथ वह आदमी दरबार में आया। अपने साथ वह ऐसा काठ का घोड़ा लाया था जिसकी कारीगरी देखते बनती थी। बिल्कुल जीवित जैसा मालूम पड़ता था। बहुत गौर से देखने पर ही पता चलता था कि वो घोड़ा लकड़ी का है। विक्रम ने उस आदमी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वह घोड़ा बहुत ही तेज गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसलिए वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम में उसे नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने उस घोड़े को खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उड़ाकर दिखाने लगा तथा उसके कल पुर्जों के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अश्वशाला में रखवा दिया। एक दिन अपने आदमियों के साथ विक्रम शिकार को निकले तो खुद उसी घोड़े पर सवार थे। तल पुर्जों को दबाने पर उसकी तेजी इतनी बढ़ गई कि राजा को मजा आ गया। वे भूल गए कि आखेट के लिए वे अकेले नहीं निकले हैं। अपनी टोली से बिछुड़कर बहुत दूर आ गए। उन्होंने उसे हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कल पुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ईश्वर की कृपा से राजा विक्रमादित्य इस दुर्घटना में बाल बाल बचे। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे, तभी सामने से एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव और इशारों से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। राजा को भूख लगी थी और वे थके भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाए और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 घड़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसे वन में स्वतंत्र विचरने को छोड़कर कहीं चला गया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और घड़े से पानी लेकर बंदरिया पर छींटे डाल दिए। बंदरिया फिर से अनिंद्य सुंदरी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान है। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक वान मृग की ओर निशाना लगाकर छोड़ा। वह वान मृग को नहीं लगकर एक साधु की बाह को बे गया। दर्द से कराहते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई, बोली कि यह सब अनजाने में हुआ तो उसने पसीजकर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे, अगर वह साधु तुम्हें कोई चीज उपहार स्वरूप देगा तब। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वरण करेंगे। विक्रम ने फिर पानी के छींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार देने को कहा। उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया।
उसने कहा, ये कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने ये भी कहा कि उसे पता है राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में पहुंचे चुके हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह शाप मुक्त हो गई थी। विक्रम ने तब दोनों बेतालों का स्मरण किया जो उन दोनों को नगर की सीमा पर पहुंचाकर गायब हो गए। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को देखकर उसे लेने के लिए मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत दे दिया। फिर महल पहुंचकर राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला कमल दिया था जो प्रतिदिन एक रत्न प्रदान करता है। उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वे सारे रत्न अच्छे मूल्य पर स्वयं खरीद लिए। वह आदमी राजा को दुआएं देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा हुआ। इतनी कहानी सुनाने के बाद 8वीं पुतली पुष्पवती मौन हो गई। उसके मौन होते ही 9वीं पुतली, जिसका नाम मधुमालती था, आगे बढ़ी और राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की जिंदगी की एक और नई कहानी सुनाने लगी। राजा भोज को सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। मित्रों, 9वीं पुतली मधुमालती की कहानी अगले भाग में। अब आज्ञा चाहूंगी, तब तक के लिए विदा। नमस्कार।